Hello friends, today we are discussing एक important topic चैप्टर 9 ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में अपन टोटल सी ए इंटर में 5 स्टैंडर्ड कवर है, एस ए 700, 701, 705, 706 एंड 710 और सी ए फाइनल में एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड कवर है इन एडिशन टू दीज 5 स्टैंडर्ड एस ए 720। तो फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो एक बेसिक स्टैंडर्ड है एस ए 700 विच प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एस ए 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एस ए 700 हमें ये सिखाता है कि हमें रिपोर्टिंग कैसे ड्राफ्ट करनी है, रिपोर्ट में क्या क्या मैटर, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। These all are the concept given under this essay। तो स्कोप ऑफ दिस essay इसमें ये दिया गया कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रमोट कंसिस्टेंसी इन ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो है ग्लोबली यूज होती है, तो वर्ल्ड वाइड हमारी रिपोर्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, कंटेंट्स है, अप्रॉक्सीमेट सेम होना चाहिए। ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या है इस ऐसे में? फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस। ओपिनियन ड्रॉ करना है बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस, और जो ओपिनियन होगी थ्रू ए रिटन रिपोर्ट आल्सो डिस्क्राइब द बेसिस फॉर ओपिनियन। ओपिनियन में अपन बेसिस फॉर ओपिनियन भी डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ऑडिटर ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा? एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगता है एग्जाम में जब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल वे में आपको इसको लिखना है। पहला कि ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑडिटर को एक ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ अप्लीकेबल एफआरएफ। अब ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को कंक्लूड करना होगा बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस। ये ओपिनियन फॉर्म करने, टू फॉर्म दिस ओपिनियन द ऑडिटर नीड टू कंक्लूड वेदर ही हैज ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। मतलब क्या उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है कि नहीं। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय द फ्रॉड और एरर। और ये कंक्लूजन लेते समय ऑडिटर 3 चीज़ों को कंसिडर करता है। फर्स्ट इज द कि क्या उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले ली है कि नहीं एज पर एस ए 330। sufficient appropriate audit evidence based on the auditor conclusion based on the sufficient whether he has obtained sufficient appropriate audit evidence in accordance with SA 330, and second is the auditor conclusion in accordance with SA 450 whether uncorrected misstatement। SA 450 में ये ऑडिटर इवेल्यूट करता है कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है कि नहीं इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। तो जो गलतियां मिली थी ऑडिट के दौरान जिसको मैनेजमेंट ने अभी तक करेक्ट नहीं किया है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं की है, यानी कि वो गलतियां अभी भी इन्वॉल्व है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या उसका इम्पैक्ट मटेरियल है कि नहीं, ये ऑडिटर इवैल्यूएट करता है, इसके बेसिस पर ओपिनियन देता है। तो 2 चीज़ें कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसने ले ली है कि नहीं, एंड सेकेंड ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन इवैल्यूशन एज पर SA 450 वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मटेरियल इन एग्रीगेट और इंडिविजुअली। फर्दर ऑडिटर इवैल्यूशन करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, उसमें ऑडिटर कंसीडर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। मतलब जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उसकी क्वालिटेटिव को असेस करता है, क्या कंपनी क्वालिटेटिव नेचर का अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है कि नहीं। मतलब सभी कंपनी मटेरियल ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज कर रही है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो सही पॉलिसी फॉलो कर रही है कि नहीं, उसे सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज कर रही है कि नहीं। दीज ऑल द मैटर कवर अंडर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा बायस जजमेंट। क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कोई जजमेंट बायस बेसिस पर लिया है क्या? वेदर देयर इज ए इंडिकेटर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस जजमेंट इन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय बहुत सारे जजमेंट लेती है अबाउट द अमाउंट और डिस्क्लोजर के द्वारा। 260 में बताया गया है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और इंडिकेटर ऑफ द बायस जजमेंट। बायस जजमेंट का मतलब होता है लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट और
डिस्क्लोजर के बारे में जजमेंट लिया है उसमें अगर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, इंडिपेंडेंसी नहीं है मैनेजमेंट, तो इस केस में उसे माना जाएगा कि मैनेजमेंट बायस हो चुकी है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इंडिकेटर, इससे अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट न्यूट्रलिटी या इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल बायस जजमेंट। फर्स्ट इज द सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट ब्रॉट टू द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटर ने जो मैनेजमेंट को गलतियां बताई थी, मैनेजमेंट उसको सेलेक्टिव बेसिस पर ऐसी गलतियों को ठीक कर रही है जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है और ऐसी गलतियों को ठीक नहीं कर रही है जिससे कि प्रॉफिट कम हो रहा है। तो मैनेजमेंट सेलेक्टिव करेक्शन कर रही है मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर ने ब्रॉड किए थे, मैनेजमेंट के नॉलेज में लाए थे। एंड सेकेंड इज द कि पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट। मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाते समय, लाइक प्रोविजन बनाते समय मैनेजमेंट ने बायसनेस लिया है, लाइक ऐसे प्रोविजन कब बनाए हैं जिससे खर्चा बढ़ रहा है, ऐसे प्रोविजन कम बनाए अधिक बनाए हैं जिससे इनकम साइड में इनकम बढ़ रही है। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या कर रही है, बायसनेस है मैनेजमेंट के जजमेंट में एस्टीमेट बनाते समय। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बाय इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल बायस जजमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द मिस स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग द कंक्लूजन और रीजनेबलनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टीमेट। मतलब अगर ऑडिटर को एकाक अकाउंटिंग एस्टीमेट में लाई एक प्रोविजन में ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट बायस है, तो ये इसका मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटमेंट। हाउएवर इफेक्ट ऑफ द ऑडिटर इवैल्यूएशन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वोल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, इसको ऑडिटर कंसीडर करेगा। जो मैनेजमेंट बायस है कि नहीं, इसका इम्पैक्ट इवैल्यूट करेगा। ओवरऑल जब ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, तो दो चीज़ें ऑडिटर को कंसीडर जरूर करना है, दैट मीन्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और सेकेंड इज द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी या मैनेजमेंट बायसनेस इन द अकाउंटिंग। मैनेजमेंट बायसनेस, मैनेजमेंट अगर बायस है तो इंडिकेटर है क्या मैनेजमेंट बायसनेस के, ऑडिटर इसको इवैल्यूट करेगा। और मैनेजमेंट बायसनेस के दो एग्जांपल याद रखिएगा, पहला एग्जांपल ये है कि मैनेजमेंट सेलेक्टिव करेक्शन कर रही है और सेकेंड मैनेजमेंट बायसनेस इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑडिटर बहुत सारे स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंक्लूड करने के लिए वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन इसका न्यूमेनिक है मास्टर। मास्टर एम का मतलब है ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन हैज़ बीन, ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन और इवेंट हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडविकेट डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। एम का मतलब है ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज़ बीन एडविकेट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हो गया एम का मतलब। सेकेंड इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैनेजमेंट ने अप्लाई की है उसको एडविकेट डिस्क्लोज किया गया है। थर्ड इज द जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो की गई है, वो जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट अब कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंसी को ऑडिटर इवैल्यूट करेगा। इसका मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट और अप्लाई की गई है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। टी का मतलब टर्मोलॉजी यूज इन द फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्म यूज हुए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्ड यूज हुए हैं वो इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइटल है लाइक बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। नेक्स्ट इज जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो बनाए हैं। और लास्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है वो रेलिवेंट रिलायबल, आर का मतलब रेलिवेंट रिलायबल कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट आपको ये 6 वर्ड से याद रखना है। एम का मतलब है मटेरियल ट्रांजेक्शन और इवेंट, ए का मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस का मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है कि नहीं, टी का मतलब टर्मोलॉजी यूज, ई का मतलब एस्टीमेट जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं, और आर का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट और डिस्क्लोज की गई है वो रेलिवेंट है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, कंपेरेबल है कि नहीं एंड अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर। अपन सही जानते हैं कि ऑडिटर दो टाइप की ओपिनियन देता है, मॉडिफाई और अनमॉडिफाई। मॉडिफाई ओपिनियन जब ऑडिटर बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसे कोई गलती नहीं मिली है, कोई एरर नहीं मिले हैं मटेरियल, तो ऑडिटर अनमॉडिफाई ओपिनियन देता है। और अगर ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑडिटर
मॉडिफाई ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। मॉडिफाई ओपिनियन अपन ऐसे 705 में पढ़ेंगे। अनमॉडिफाई ओपिनियन जिसे अपन क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं, अनक्वालिफाई रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो ऐसे 700 में दी गई है। तो अनमॉडिफाई ओपिनियन मीन्स ऑडिटर सब कुछ सेटिस्फाई है एंटिटी के सिस्टम से, प्रोसीजर से, तो कौन सी रिपोर्ट देगा? अनमॉडिफाई ओपिनियन देगा। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRS। Unmodified opinion indicate implicit that any change in accounting principle, method of account, their application and effect have been properly determined, disclosed। यानी कि ये माना जाएगा कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चेंजेस अगर इस साल किया है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पॉलिसीज़ में, उसको एडवोकेट डिस्क्लोज किया है। एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन आल्सो इंडिकेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Unqualified opinion also indicate that financial statement comply the relevant requirement or regulation, legal requirement or regulation. Unqualified opinion also indicate that there is adequate disclosure has been given about the all material matter or item। एन ऑडिटर मॉडिफाई करेगा ओपिनियन दो केस में। पहला, अगर ऑडिटर एविडेंस मिल जाते हैं, कंक्लूड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, या फिर अगर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देन द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस ए मॉडिफाई ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क दो टाइप के होते हैं, जर्नल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जर्नल पर्पज में दो टाइप के होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और सेकेंड इज द स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के फ्रेमवर्क हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जर्नल पर्पज और सेकेंड इज द स्पेशल पर्पज। जर्नल पर्पज में दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और सेकेंड इज द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जर्नल पर्पज फ्रेमवर्क का मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर इंटेंडेड टू बी सुटेबल फॉर, विच इज सुटेबल फॉर जर्नल पर्पज यूजर, मतलब सभी यूजर के लिए सुटेबल होते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज यूज टू रेफर ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर द कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। तो ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर द कंप्लायंस ऑफ द दैट फ्रेमवर्क लाइक AS की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने के लिए रिक्वायर करता है, उसे बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एंड एक्नॉलेज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दैट टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन इट मे बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड द दोज रिक्वायर स्पेसिफिकली बाय FRS। मैनेजमेंट को बहुत एडिशनल डिस्क्लोजर देने, हर चीज़ के बारे में नोट्स एक्सप्लेनेशन देना होगा अगर मैनेजमेंट को फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना है। और मैनेजमेंट कुछ स्पेशल केस में डिपार्चर भी कर सकती है फ्रॉम द एक्सट्रीमली रेयर केस में मैनेजमेंट फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए डिपार्चर भी कर सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क। मतलब कि अगर कोई फ्रेमवर्क लाइक कोई AS या कोई शेड्यूल 3 लाइक रिक्वायर करता है कि ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी है, लेकिन अगर मैनेजमेंट को लगता है कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है तो उसको डिपार्चर करना यानी कि उसको डेविएट करना ज़रूरी है, तो मैनेजमेंट भले ही ऐसे में रिक्वायरमेंट नहीं या ऐसे में प्रोहिबिशन है AS में, फिर भी मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज कर सकती है टू अचीव द फेयर। तो यानी कि मैनेजमेंट डिपार्चर भी कर सकती है रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सेकेंड इज द कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर द कंप्लायंस ऑफ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क डज नॉट एक्नॉलेज द फेयर प्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पर हम ट्रू एंड फेयर वर्ड का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली उस लॉ का या उस AS के या पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के कंप्लायंस पर स्ट्रेस देते हैं, दैट्स ए कॉल्ड द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो बेसिकली फेयर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एकदम फेयरली बनाना है
एंड डिटेल में प्रेजेंटेशन करना है हर चीज़ को, फेयर प्रेजेंटेशन करना है, डेट्स ए कॉल्ड द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स, फर्स्ट इज द टाइटल, सेकेंड इज द एड्रेसी, थर्ड ओपिनियन पैरा, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न पैरा, की ऑडिट मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, प्लेस, डेट एंड यूडीन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फर्स्ट वन इज द टाइटल, टाइटल दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। एड्रेसी नॉर्मली जनरली शेयर होल्डर होते हैं इन केस ऑफ कंपनी, अदर एंटिटी के केस में मैनेजमेंट हो सकती है, TCWG हो सकती है, पार्टनर हो सकते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट जो लॉ में होगी उसके अकॉर्डिंगली अपने को एड्रेसी यहाँ पर देना होगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर ओपिनियन पैरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा होता है ऑडिट रिपोर्ट का। ओपिनियन में सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बेसिकली 5 चीज़ें बताते हैं। आइडेंटिफाई, कंपनी का नाम बताते हैं, आइडेंटिफाई द एंटिटी वुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। सेकंड, स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, हमने काम क्या किया वो बताते हैं। थर्ड इज द एलिमेंट ऑफ ईच, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, रिफर टू द नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड द लास्ट वन इज द डेट एंड पीरियड कवर बाय द फाइनेंशियल। तो 5 चीज़ें हमको बतानी है। सबसे पहले कंपनी का नाम, पीरियड कवर, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिफर टू द सिग्निफिकेंट नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद फिर हम अपनी ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ में, इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिटर अनमॉडिफाई ओपिनियन देगा कि द कंपेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ अप्लीकेबल FRF, या फिर और एक और लैंग्वेज हो सकती है, द कंपेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विथ अप्लीकेबल FRF। नेक्स्ट, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, ओपिनियन पैरा के बाद जस्ट उसके बाद फॉलो करेगा बेसिस फॉर ओपिनियन, जिसमें हम 4 बातें बताएंगे। पहला कि स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड याद रखिएगा। सेकेंड इज द रिफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द ऐसे, मतलब हम रिफर करेंगे ऑडिटर पैरा के उस सेक्शन का जहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब की गई है। इंक्लूड ए स्टेटमेंट। थर्ड इज द ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ये बताएगा ऑडिटर in accordance with the relevant ethical requirement relating to the audit, and auditor has fulfilled all other ethical responsibility, and statement shall also refer the code of ethics issued by the ICA. And last one is the state that whether the auditor believe the auditor evidence that has been obtained is sufficient appropriate to provide a basis for the auditor opinion. तो 4 बातें बतानी है हमने। ऐसे के अकॉर्डिंगली ऑडिट की है। रिफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब की गई है। थर्ड इज द ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और उसने एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई किया है। और लास्ट इन ऑडिटर बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर हैज बीन ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न पैरा। एज पर ऐसे 570 जब गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है और मैनेजमेंट ने उसे एडवोकेट डिस्क्लोज कर दिया है, तो ऑडिटर फिर ये पैरा ऐड करता है और रेफरेंस देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट का जहां पर मैनेजमेंट ने उस अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट इज द की ऑडिट मैटर। एज पर ऐसे 701 में रिपोर्ट करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन एज पर ऐसे 720 में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, जिसमें ऑडिटर बताएगा कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए, एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है टू असेस द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न, whether the going concern use of going concern basis of accounting is appropriate। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पैरा आता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, जिसमें ऑडिटर बताता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एंड हमें रिपोर्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ऑडिट ओपिनियन। रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल का है, बट इट इज़ नॉट ए गारंटी दैट एवरी मिस स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर विल डिटेक्ट आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। मिस स्टेटमेंट 2 वजह से हो सकते हैं, फ्रॉड और एरर, और उसको मटेरियल कब माना जाएगा, जब वो इकोनॉमी डिसीजन को इफेक्ट करेगा यूजर के। फिर बताना है कि ऑडिटर ने ऑडिट करते समय प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केपिटिज्म अप्लाई किया है। फर्दर उसने आइडेंटिफाई असेस किया है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है, उसने इवैल्यूट किया है अकाउंटिंग पॉलिसी की अप्रोप्रिएटनेस को एंड रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट को, और उसने असेस किया है कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं है।
ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी दी गई वो ऑडिटर कहाँ पर डिस्क्राइब करेगा, या तो विद इन द ऑडिट रिपोर्ट, बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या विद इन ऑडिटर एक अपेंडिक्स मतलब एक एनेक्जर अटैच कर सकता है जिसका रेफरेंस ऑडिटर देगा अपना ऑडिट रिपोर्ट में। और थर्ड इज द, या तो ऑडिटर स्पेसिफिक रेफरेंस दे सकता है ऑडिट रिपोर्ट में, द लोकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ वेबसाइट। अगर हमारी किसी अथॉरिटी की वेबसाइट में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में दी गई है तो ऑडिटर उस वेबसाइट का रेफरेंस दे सकता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, प्रोवाइडेड इफ इट इज़ परमिटेड बाय द एसए और लॉ एंड रेगुलेशन। यानी कि एसए एक्सप्रेसली परमिट करेगा तभी वो वेबसाइट का रेफरेंस देगा। जिस वेबसाइट में, जिस रेगुलेटरी बॉडी की वेबसाइट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में डिफाइन किया गया है उस वेबसाइट का ऑडिटर रेफरेंस दे सकता है ओनली व्हेन द एसए स्पेसिफिकली परमिट या फिर लॉ एंड रेगुलेशन स्पेसिफिकली परमिट। उसके बाद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर नॉर्मली हम जहाँ पर साइन करते हैं उस डेट का प्लेस देते हैं, और सिग्नेचर ऑडिटर अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो अपने नाम से साइन करेगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो ऑडिटर दोनों नाम यूज करेगा, फर्म का नाम भी और पार्टनर का नाम भी, और आल्सो मेंशन मेंबरशिप नंबर एंड फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर।